हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का लिमिट एंड ग्राफ। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का वैल्यू विथ प्रॉपर साइन के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज उस वीडियो को पहले देख लीजिए, तो ये टॉपिक और अच्छे से हम लोग को समझ में आएगा जो टॉपिक मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूं। चलिए मैं थ्योरी स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले हम इस बात का ध्यान रखें कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में प्रत्येक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का किस तरीके से वेरिएशन होगा। तो वेरिएशन के लिए हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम साइन और कॉस के वेरिएशंस को अगर समझ जाएं तो उसके हेल्प से हम टैन, कॉट, सेक, कॉसेक सभी के वेरिएशन को समझ सकते हैं, क्योंकि सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस साइन कॉस का अगर वैल्यू हम जान रहे हैं या उसके बारे में हम लोग वैल्यू को कंटेन किए हुए हैं तो उसके हेल्प से हम लोग अदर फोर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि साइन का वैल्यू अगर आप डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में देखे होंगे तो आपने ये देखा होगा कि साइन का वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई कर रहा था, या सिमिलरली कॉस का वैल्यू भी -1 से +1 के बीच ही लाई कर रहा था। यानी जीरो से किसी क्वाड्रेंट में ऐसा हो रहा होगा कि 0 से 1 की तरफ मूव कर रहा हो, किसी क्वाड्रेंट में आप देख रहे होंगे कि -1 से 0 की तरफ मूव कर रहा हो। ऐसा ही हम लोग 0 1 यानी कह सकते हैं उसको कि -1 से +1 तक के वेरिएशन को हम लोग फील किए होंगे, अगर आप बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए होंगे तो। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सर्कुलर मूवमेंट बेस्ड एक एग्जांपल ले रहा हूं, या थ्योरी बोल सकते हैं उसको। कि अगर हम कंसीडर करें एक यूनिट सर्किल जिसका सेंटर जो हो ओरिजिन हो और उसका रेडियस जो हो वो यूनिट मींस 1 सेंटीमीटर, मीटर, यानी 1 यूनिट कोई भी उसका अगर रेडियस कंसीडर अगर किया जाए, और अगर हम उसके सेंटर को ओरिजिन बनाए हैं तो वो सर्किल एक्सिस को 4 जगह पर कट करेगा। वो चारों के कोऑर्डिनेट्स को हम कंसीडर किए हुए यहाँ पर कि पहला पहला कोऑर्डिनेट ए का कोऑर्डिनेट हम 1 0, बी का कोऑर्डिनेट 0 1, सी का कोऑर्डिनेट -1 0 और डी का कोऑर्डिनेट 0 -1। वो किस तरीके से होगा इस फिगर में देखिए। जैसे अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में अगर हम सर्किल ड्रॉ करें जिसके सेंटर को ओरिजिन कंसीडर करें तो कुछ इस टाइप से होगा, और जहां पर सर्किल का रेडियस यूनिट रखा गया है। ठीक, तो ए का कोऑर्डिनेट 1 0, क्योंकि ए पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, बी पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई करने के कारण उसका कोऑर्डिनेट 0 1, यानी जिस बात को हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं कि वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर कोई भी पॉइंट अगर कंसीडर किया जाए तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, और एक्स एक्सिस पर अगर हम कोई भी पॉइंट कंसीडर करें तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। सिमिलरली नेगेटिव एक्स एक्सिस में सी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट -1 0 होना चाहिए, क्योंकि जितना भी ओसी या ओए या ओबी सभी यहाँ पर रेडियस के रोल प्ले कर रहे हैं। चलिए डी डी का कोऑर्डिनेट अगर बोले तो 0 -1, यानी यहां तक क्लियर हुआ कि अगर हम यूनिट सर्किल अगर सेंटर ओरिजिन मानकर अगर ड्रॉ करें तो वो कार्टेशियन एक्सिस को, ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को वो 4 डिफरेंट पॉइंट पर कट करेगा जिसके कोऑर्डिनेट को हमने कंसीडर किया। अब चलिए कंसीडर करते हैं कोई भी एक इन जनरल पॉइंट, जिस पॉइंट को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं पी एक्स कॉमा वाई से, पी एक्स कॉमा वाई से। तो अगर मैं कोई भी अगर डिफरेंट पोजीशन अदर देन ए बी सी डी अगर कंसीडर करूं तो ऑब्वियसली वो रेडियस एक्स एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल का फॉर्मेशन करेगा, जो कि आप लोग को स्पष्ट यहां दिख रहा होगा। मान लेते हैं कि वो एंगल थीटा है। किस कारण से? तो ओपी रेडियस के कारण एक्स एक्सिस के साथ ओपी रेडियस जो है वो थीटा एंगल का फॉर्मेशन कर रहा है,
जहां पर P के कोऑर्डिनेट को हमने x, y कंसीडर किया। इसका मतलब कि अगर हम P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें x एक्सिस पर, तो ये परपेंडिकुलर का लेंथ y के बराबर होगा, और ये हॉरिजेंटल जो डिस्टेंस हुआ यानी कि जो ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस यानी फुट ऑफ परपेंडिकुलर से ओरिजिन के बीच का डिस्टेंस ये x कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करेगा, और उसके परपेंडिकुलर का जो डिस्टेंस होगा वो y से रिप्रेजेंट होगा। चलिए अब यहाँ पर अगर हम लोग चारों क्वाड्रेंट्स को अगर देखें तो यह स्पष्ट क्लियर हो रहा होगा कि चार जो डिफरेंट क्वाड्रेंट बना कार्टेशियन एक्सिस या कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेक्शन के कारण। ये चार क्वाड्रेंट जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में भी देख लिया है। अब अगर हम लोग यहाँ कंसीडर करें, अगर यहाँ ओपी का मूवमेंट अगर पी पॉइंट किसी न किसी सिचुएशन में ए पॉइंट के पास होगा, जिस समय वो ए पॉइंट के आसपास होगा उसका थीटा का वैल्यू 0 के बराबर होगा, और जैसे जैसे ए से अगर हम बी की तरफ बढ़ें, ए से बी की तरफ अगर बढ़ते हैं तो थीटा का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा, यानी ए पॉइंट से वही पी पॉइंट हमारा ए पॉइंट के जगह पर बी पॉइंट पर चला जाएगा। सिमिलरली और अगर पी में मूवमेंट करते जाएं यानी ओपी रेडियस को और अगर मूव करें ओ सेंटर पे ही, तो उससे हमारा एंगल धीरे धीरे इंक्रीज करता जाएगा, और हमको डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन दिखेगा पी का, यानी पी कभी ए के बराबर होगा, कभी बी के बराबर होगा। जिस बात को आप समझ रहे होंगे, जैसा हमने एंगल में भी डिफाइन किया था कि एक फिक्स्ड रे के रेस्पेक्ट में एक कोई भी रोटेटेड रे का जो भी मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ जो रोटेशन होगा उसी को एंगल कहते हैं। तो अगर यहाँ पे सभी टर्म को अगर देखें, यहाँ पे सभी टर्म को अगर देखा जाए, यहाँ पर सभी टर्म को अगर हम कंसीडर करें तो देख रहे हैं क्या कि इस ट्रायंगल OPQ का अगर मैं कंसीडर करता हूं, ट्रायंगल OPQ थीटा एंगल के लिए हम स्पष्ट कह सकते हैं कि अगर रेडियस 1 है तो थीटा एंगल के लिए cos थीटा का वैल्यू x डिवाइडेड बाई 1, या सिंपली हम कह सकते हैं x बराबर cos थीटा। सिमिलरली y को अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो sin थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, सो y बाई यूनिट सर्किल है, सो इसका रेडियस 1, सो y को हम सिंपली लिख सकते हैं sin थीटा। यानी कि थीटा के बढ़ने से, थीटा में अगर हम चेंजिंग लाएंगे तो उसके हेल्प से x में भी चेंजिंग आएगा, जैसा क्लियर समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। अब हम लोग टर्म फिगर में अगर क्लियरली देखें तो P पॉइंट का मूवमेंट यानी P अगर मान लीजिए कि अगर A पॉइंट पर है, A पॉइंट के पोजीशन पर है जहां पे थीटा 0 के बराबर, तो उस सिचुएशन में x का वैल्यू 1 के बराबर है। अगर यही P पॉइंट का पोजीशन अगर B पॉइंट के आसपास आ जाए तो उस समय हमारा x का वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिमिलरली फिर -1, सिमिलरली फिर ये 0। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर अगर डिटेक्ट करें तो कह सकते हैं कि x का वैल्यू में जो चेंजिंग आ रहा है, x के वैल्यू में जो चेंजिंग है वो 0 से 1 से लेकर 0 की तरफ, x में जो चेंजिंग है वो 1 से लेकर 0 की तरफ, फिर 0 से -1, फिर -1 से 0 और अगेन 0 to 1। तो अगर यहाँ पर सभी वैल्यू को अगर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि x का जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच लाई करता है। सिमिलरली अगर y के पॉइंट को अगर कंसीडर करें, y के पॉइंट को अगर मैं कंसीडर करूंगा तो यहाँ पर a का कोऑर्डिनेट में y का वैल्यू स्पष्ट दिख रहा है 0, यानी y के वैल्यू में चेंजिंग कैसा है तो 0 से 1, 1 से फिर 0, 0 to -1, यानी हम हर y कोऑर्डिनेट को अगर यहाँ देखते जाएं तो यहाँ से भी क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि y का जो वैल्यू है वो भी -1 से +1 के बीच लाई कर रहा है। अब x और y को हमने पहले ही कंसीडर कर रखा है, कंसीडर बाय द हेल्प ऑफ फिगर या बाय द हेल्प ऑफ ट्रायंगल OPQ हम कह सकते हैं x जो है वो cos थीटा है और y जो है वो sin थीटा है। तो यहाँ क्लियरली हम इस बात को कह सकते हैं कि अगर x का वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करता है, इसका मतलब cos थीटा का भी वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करेगा, और सिमिलरली sin थीटा का वैल्यू भी
+1 से -1 के बीच लाई करेगा। मोस्ट प्रोबेबली यहां तक क्लियर होगा सबका। अब अगर अगले टर्म को अगर मैं देखूं, नेक्स्ट टर्म को अगर देखते हैं, नेक्स्ट टर्म को अगर मैं देखूं कि अगर साइन के वैल्यू को अगर हम सोचें, तो साइन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 की तरफ इंक्रीज किया। फिगर को माइंड में रखिएगा, या बार बार वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं कि साइन का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 1 के बीच लाई किया, यानी y का वैल्यू, या उसी को बोल सकते हैं साइन का वैल्यू। सेकेंड क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में वो वैल्यू 1 से 0 की तरफ डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में 0 टू -1, यानी सिंपली आप y कोऑर्डिनेट को वॉच करते जाइए, जहां से आपको क्लियर समझ में आता रहेगा कि कहां से किस क्वाड्रेंट में किस टाइप का वेरिएशन हो रहा है। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू -1 से 0 की तरफ इंक्रीज कर रहा है। ये y का वैल्यू हुआ। वही y का वैल्यू यहाँ पर साइन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, अगर हम यूनिट सर्किल अगर कंसीडर करते हैं तो। और जैसा कि अगर मान लीजिए कि माइंड में अगर ये आए कि अगर यूनिट सर्किल के जगह पर अगर हम कुछ अननोन रेडियस अगर कंसीडर करें, तो देखिए यूनिट सर्किल कंसीडर इसलिए किया गया क्योंकि किसी भी साइड के लेंथ के वेरिएशन से एंगल में वेरिएशन नहीं होगा अगर हम एक साइड को दूसरे साइड के रेस्पेक्ट में मूव कर रहे हो तो। ठीक है। सिमिलरली कॉस का भी वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 से 0 की तरफ डिक्रीज किया, सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 टू -1 डिक्रीज किया, थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 इंक्रीज कर रहा था, और फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से वो वैल्यू 0 टू 1 इंक्रीज किया। तो साइन और कॉस के वैल्यू को तो हम आसानी से उस फिगर के हेल्प से समझ गए। अब हम लोग को अगर tan के बारे में अगर सोचना हो, तो tan के बारे में सोचने के लिए अगर हम साइन बाई कॉस के टर्म को अगर साइन और कॉस का अगर रेशियो फाइंड आउट करते जाएं और हर क्वाड्रेंट में tan के प्रॉपर साइन को अगर समझें, तो यहां से स्पष्ट क्लियर समझ में आएगा। जैसे हो सकता है कि हम जो भी डिवीजन करें उसमें 0 या इंफिनिटी आए, तो उसके फिर प्रॉपर साइन को हम लोग देखेंगे कि क्या सेकेंड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है। ठीक है। तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें, तो ये क्लियर समझ में आ रहा है कि साइन tan का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर देखिए साइन का वैल्यू जिस समय 0 है उस समय कॉस का वैल्यू 1 होगा, तो 0/1 सो 0। और जिस समय साइन का वैल्यू 1 के बराबर है, जिस समय साइन का वैल्यू 1 के बराबर है, जिस समय साइन का वैल्यू 1 के बराबर है, उस समय कॉस का वैल्यू 0 के बराबर होगा। अगर हम इन दोनों का रेशियो करें 0 और 1 का और 1 और 0 का, तो 0/1 0 और 1/0 इंफिनिटी। सो हम कह सकते हैं कि tan का वैल्यू 0 से इंफिनिटी, 0 टू इंफिनिटी ये इंक्रीज करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वाड्रेंट में अगर देखें, सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू नेगेटिव होता है। ये क्लियर समझ में आता है कि tan का वैल्यू नेगेटिव है। अब अगर यहाँ पे टर्म देखें तो फिर से 1/0 इंफिनिटी और 0 बाई समथिंग 0, यानी 0/-1 0, सो इंफिनिटी टू 0। लेकिन यहाँ पर साइन हमारा नेगेटिव होना चाहिए, तो हम कह सकते हैं कि -इंफिनिटी टू 0। अब -इंफिनिटी टू 0 अगर कहेंगे, तो -इंफिनिटी टू 0 ये वैल्यू हमारा इंक्रीज करेगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग गौर करें, तो यहाँ पर 0/1 0 और -1/0 इंफिनिटी, फिर से 0 टू इंफिनिटी, यानी कि वैल्यू हमारा यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से ये हमारा 1/0 इंफिनिटी और 0/1 0, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। यहाँ पर tan पॉजिटिव होता था, tan पॉजिटिव, यहाँ पर भी tan पॉजिटिव, यानी साइन के साथ हम लोग इस डिवीजन को भी करते जाएं तो हम लोग को प्रॉपर तरीके से वेरिएशन दिखेगा। सो -1/0 किए, इंफिनिटी और 0। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू चूंकि नेगेटिव होता है, सो हम लोग कह सकते हैं कि -इंफिनिटी टू 0, और -इंफिनिटी टू 0 ये कह सकते हैं कि वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर हम कॉट के वैल्यू को अगर सोचें, तो अगर हम साइन कॉस tan तीन वैल्यू अगर फाइंड आउट कर चुके हैं, तो सभी के रेसिप्रोकल के वैल्यू को अगर हम फाइंड करें तो स्पष्ट समझ में आ जाएगा। जैसे कि साइन का वैल्यू, साइन का
या हम लोग चलते हैं पहले कि कॉट के ही वैल्यू को समझें। तो tan का वैल्यू, चलिए इस टर्म को पहले हम थोड़ा रफ कर दें तो और क्लियर समझिएगा आप लोग। अगर हम कॉट के वैल्यू को अगर सोचें तो कॉट का वैल्यू tan के वैल्यू का रेसिप्रोकल होगा। कॉट के वैल्यू को अगर कंसीडर करें तो कॉट का पहला वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि tan यहाँ 0 से इंफिनिटी इंक्रीज कर रहा है तो इसके रेसिप्रोकल अगर करें तो 0 का रेसिप्रोकल, 0 का जो रेसिप्रोकल होगा वो इंफिनिटी के बराबर, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी के बराबर और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 के बराबर। तो इंफिनिटी टू 0 और कॉट का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता भी पॉजिटिव है, तो इंफिनिटी टू 0 होना यह स्पष्ट समझ में आ रहा है कि इस क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू हमारा डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम देखें तो माइनस इंफिनिटी टू 0 अगर हम रेसिप्रोकल करें तो माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, और कॉट हमारे सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू कंटेन करता है। तो 0 इंफिनिटी नेगेटिव साइन अगर बोलें तो 0 टू माइनस इंफिनिटी, ठीक है। तो 0 टू माइनस इंफिनिटी ये वैल्यू हमारा डिक्रीज किया। सिमिलरली वैसा ही आप लोग थर्ड क्वाड्रेंट में भी सोच सकते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में भी अगर एनालाइज करें तो 0, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0, और इस क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू यानी थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट का वैल्यू पॉजिटिव भी होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर गौर करें तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0, माइनस इंफिनिटी का रेसिप्रोकल 0 और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में चूंकि कॉट नेगेटिव होता है इस कारण से ये वैल्यू 0 टू माइनस इंफिनिटी होगा, और 0 टू माइनस इंफिनिटी कह सकते हैं कि वैल्यू यहां पर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है। बहुत आसान सा तरीका है ये, ठीक है। सेकेंड वाले सेक फंक्शन को अगर देखें तो ये सेक फंक्शन कॉस का रेसिप्रोकल होगा, यानी 1 बाई कॉस हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करते जाएं। 1 बाई कॉस अगर हम लोग देखें तो अगर 1 का रेसिप्रोकल 1 और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, सो 1 का रेसिप्रोकल 1 है और 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, और सेक का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सो 0 टू 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी ये वैल्यू इंक्रीज हुआ। नेक्स्ट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव माइंड में रखना है, साइन के साथ हम लोग को साइन और कॉस करते जाना है या जो भी रिलेशंस है। अब अगर देखें तो कॉस का वैल्यू यहाँ पर 0 टू माइनस 1 है, तो 0 टू माइनस 1 अगर है तो 0 का रेसिप्रोकल 0, 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी और माइनस 1 का रेसिप्रोकल माइनस 1, ठीक है। अब हम लोग अगर देखें कि सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू नेगेटिव है, सो वही इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी होगा। सो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 ये वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, सो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू इंक्रीज होगा। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस का रेसिप्रोकल कीजिए, कॉस का रेसिप्रोकल अगर करेंगे तो माइनस 1 टू 0, इसका मतलब कि माइनस 1 से इंफिनिटी, माइनस 1 से इंफिनिटी, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में सेक अगेन नेगेटिव साइन का होता है, इस कारण से ये माइनस 1 से माइनस इंफिनिटी। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में जिसमें सेक का वैल्यू पॉजिटिव साइन का होता है और 0 का रेसिप्रोकल करें तो इंफिनिटी और 1 का रेसिप्रोकल करें तो 1, तो इंफिनिटी से अगर वैल्यू 1 की तरफ मूव कर रहा है इसका मतलब कि वैल्यू यहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। सिमिलरली अगर कॉसेक को अगर देखें तो साइन का रेसिप्रोकल, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग ये कर लीजिएगा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस किया हुआ चीज ज्यादा परफेक्शन लाएगा। चलिए अब नेक्स्ट, अब हम लोग सभी टर्म को अगर सोचें, देखिए लिमिट बोलने से पहले, सभी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का लिमिट बताने से पहले मैं ग्राफ भी आप लोग को समझाऊंगा, क्योंकि ग्राफ और लिमिट दोनों एक ही टर्म प्रोवाइड करेगा कि आखिर में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक का वैल्यू कहां से कहां तक लाई करता है। अगर हम बस यहीं तक के नॉलेज के अनुसार अगर हम सभी के लिमिट्स को अगर सोचें तो आप लोग स्पष्ट देख रहे होंगे यहाँ पर कि साइन का जो वैल्यू है, साइन का जो वैल्यू है, साइन का जो वैल्यू है यहाँ पर वो
-1 सबसे मिनिमम वैल्यू है और +1 सबसे मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली कॉस में अगर बोलें तो वही सेम सिचुएशन कि -1 सबसे मिनिमम वैल्यू और +1 सबसे मैक्सिमम वैल्यू, जैसा कि मैंने पिछले सर्किल वाले फिगर में भी समझाया, इसके जस्ट पहले वाले स्लाइड में। tan के वैल्यू को अगर देखें तो tan का मिनिमम वैल्यू आप लोग को दिख रहा होगा -∞ और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ दिख रहा है +∞। तो हम कह सकते हैं कि tan का वैल्यू -∞ से +∞ के बीच लाई करता है और कोई भी वैल्यू +∞ -∞ के बराबर नहीं हो सकता है, यानी कि -∞ से बड़ा होगा और +∞ से छोटा होगा tan का वैल्यू। सिमिलरली कॉट के टर्म में भी अगर सोचें तो यहाँ भी स्पष्ट दिख रहा होगा कि -∞ से +∞। सेक के वैल्यू को अगर हम देखें तो सेक का वैल्यू 1 से इंफिनिटी या -∞ टू -1, फिर -1 से -∞ या इंफिनिटी टू 1, यानी यहाँ पर कोई भी वैल्यू -1 से बड़ा नहीं है और 1 से छोटा नहीं है। 1 से कोई वैल्यू डिक्रीज नहीं कर रहा है किसी भी क्वाड्रेंट में, ठीक है। जैसे अगर आप सोचिएगा कि -∞ से हम लोग -1 की तरफ मूव किए तो उस रेंज को अगर देखिए तो आपको -1 के बाद का कोई वैल्यू नहीं दिखेगा। और अगर 1 से इंफिनिटी अगर हम बोलें 1 से इंफिनिटी अगर बोलें तो आपको स्पष्ट दिख रहा होगा कि 1 ही जो है वो सबसे मिनिमम वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू अप टू इंफिनिटी। और अगर -∞ टू -1 अगर बोलें तो -1 जो है वो इस रेंज में सबसे मैक्सिमम वैल्यू और उसके बाद सभी मिनिमम वैल्यू है। यानी कि यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि -∞ टू -1 और फिर 1 से लेकर इंफिनिटी, यानी कह सकते हैं ऐसा कि -1 से +1 के बीच का कोई भी वैल्यू सेक फंक्शन में और कॉसेक फंक्शन में नहीं होता है। तो सभी को अगर हम एक चार्ट के रूप में देखें और वही हमारा लिमिट्स कहा जाएगा, जिसको एक बार फिर से मैं जस्टिफाई करूंगा ग्राफ के दौरान में, या ग्राफ में मैं इसी टर्म का इस्तेमाल कर लूंगा जो अभी मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में वेरिएशन को बताया। देखिए लिमिट्स को अगर देखें तो पहला मैंने बताया कि साइन का वैल्यू जो है, साइन का जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच लाई करता है। कॉस का वैल्यू भी -1 से +1 के बीच लाई करता है। पहले बेसिक टर्म को समझ लें, इसके बाद उसके साथ और करके मैंने कुछ और भी लिखा है, खास करके वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग का जरूरत रहेगा। नेक्स्ट tan का वैल्यू और cot का वैल्यू इस चार्ट से क्लियर समझ में आ रहा होगा कि -∞ से +∞ के बीच लाई कर रहा है। सेक का वैल्यू जैसा हमने बताया कि सेक का वैल्यू -∞ से -1 है, इसका मतलब कि -1 ही उसका इस रेंज में सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगा और मिनिमम वैल्यू -∞, और दूसरा रेंज उसका होगा कि 1 सबसे मिनिमम वैल्यू हो और अप टू इंफिनिटी तक जाए, यानी -1 से या तो उसका वैल्यू छोटा होगा या उसके बराबर होगा, या उस सेक का वैल्यू +1 के बराबर या उससे एबव हो सकता है। सिमिलरली अगर कॉसेक वाले टर्म को भी देखें तो कॉसेक का भी वैल्यू -1 से छोटा या उसके बराबर, या कॉसेक का वैल्यू 1 के बराबर या उससे बड़ा, ठीक है। अब अगर इसके बाद वाले सभी टर्म को देखें, खास करके प्रॉब्लम बनाने के लिए, कि अगर साइन का वैल्यू अगर -1 से +1 के बीच लाई करता है और अगर हम सभी वैल्यू को अगर स्क्वायर कर दें, तो नेगेटिव वैल्यू भी कन्वर्ट हो जाएगा हमारा पॉजिटिव वैल्यू में, और पॉजिटिव वैल्यू में अगर कन्वर्ट हो जाए तो हम स्पष्ट कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारा साइन स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमारा 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा, ठीक है। नेगेटिव पार्ट को ओमिट कर रहे हैं स्क्वायर करके। सिमिलरली कॉस वाले टर्म में भी सेम वैसा ही सिचुएशन, यानी आप देख रहे होंगे कि साइन और कॉस का जो लिमिट्स है यानी लिमिटेशंस है वो लगभग सेम है, लगभग सेम नहीं एग्जैक्टली सेम है, ठीक है, बस फंक्शन अलग अलग है। tan और cot के टर्म को अगर देखें तो -∞ से +∞, जैसा मैंने बताया कि कोई भी वैल्यू -∞ और +∞ के बराबर नहीं होता है, सो हमने यहाँ पर ओपन इंटरवल का इस्तेमाल किया है, ठीक है। नेक्स्ट सेक वाले टर्म को कंबाइन करके अगर कहें कि अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो ये सेक स्क्वायर और ये -1 का स्क्वायर +1, तो उस सिचुएशन में क्या दिखेगा कि यहाँ पर जितने भी वैल्यू हैं सभी वैल्यू 1 से बड़े होंगे, ठीक है।
यानी स्क्वायर करने पर नेगेटिव पार्ट को अगर ओमिट करें तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर कि सेक स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो +1 से ऑलवेज ग्रेटर होगा या 1 के बराबर होगा। और सिमिलरली हमारा कॉसेक वाले टर्म में भी कि कॉसेक स्क्वायर का वैल्यू ऑलवेज 1 के बराबर या उससे एबव होता है। मोस्ट प्रोबेबली ये स्लाइड भी आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहां तक तो हुआ हमारा कि डिफरेंट डिफरेंट क्वाड्रेंट में क्या वेरिएशंस होता है। अब हम लोग डिफरेंट ग्राफ्स को अगर समझें तो ग्राफ्स में मैं फिर से उसी टर्म का सपोर्ट लूंगा कि अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या वेरिएशंस है। क्वाड्रेंट को सही से समझने के लिए मैं ग्राफ पर एक्स एक्सिस में हर अलग अलग एंगल को कंसीडर किया हूं, जो हर क्वाड्रेंट का जो पीक एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल एंगल का। ठीक है, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन के पीक एंगल का ही हमने कंसीडर किया, जहां से स्पष्ट क्लियर होगा कि हर बॉक्स अलग अलग क्वाड्रेंट को शो कर रहा है। तो अब अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या उसका ग्राफ का कंस्ट्रक्शन होगा। ग्राफ को अगर हम कंस्ट्रक्ट करें तो ग्राफ को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कुछ ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए 0 डिग्री से 360 डिग्री तक अलग अलग वैल्यू को हम समझते जाएं। जैसे कहने का मतलब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अब हम लोग 90 के साथ उसी उसी स्टैंडर्ड एंगल को जोड़ते जाएं या 180 के साथ घटाते जाएं तो हमको कुछ और एंगल मिलेगा। यानी जो क्वाड्रेंट में हम लोगों ने सीखा है कि जैसे 120 डिग्री तो 90 + 30, फिर 90 + 45 करें तो 135 डिग्री, 90 + 60 कर दें तो हमारा हो जाएगा 150 डिग्री, फिर 180 डिग्री हमारा फिर से पीक एंगल, फिर 180 में फिर से ऐड करते जाएं 30, 45 और 60 तो अलग अलग एंगल मिलेगा। हर एंगल के वैल्यू को अगर हम लोग एक लिस्ट बना लें कि अलग अलग एंगल पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का क्या वैल्यू होता है, और वैल्यू को अगर हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करें और एंगल को अगर हम एक्स एक्सिस पर प्लॉट करें, जो कि करना भी है, एंगल को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करेंगे ऑलवेज, और वैल्यूज को हम वाई एक्सिस पर हम लोग प्लॉट करेंगे। प्लॉट करने से जो वेरिएशन होगा वो सिमिलर वैसा ही दिखेगा जैसा हम पिछले स्लाइड्स के हेल्प से यहाँ पर बनाएंगे। तो आप चाहें तो ग्राफ का कंस्ट्रक्शन कुछ उस तरीके से भी कर सकते हैं। यानी अगर फोकस किया जाए ग्राफ के कंस्ट्रक्शन पर तो उस समय में बेटर होगा कि हम डिफरेंट एंगल्स पर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस के वैल्यू को फाइंड आउट करें। लेकिन अगर हमको सिर्फ नेचर ऑफ कर्व को अगर समझना है तो उसके लिए ये जो वेरिएशन समझाए वो इजीली समझ में आएगा आप लोग को। जैसे साइन के वैल्यू को अगर हम देखें तो साइन का वैल्यू बताया अभी कि साइन का जो वैल्यू होता है वो मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है। जहां पर भी कंफ्यूजन हो आप पहले वीडियो को बैक कीजिए और फिर से समझिए कि क्या मैंने वहां पर ये बता रखा है कि नहीं। यानी 0 से 1 की तरफ कर्व जो है वो इंक्रीज कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का जो वैल्यू है वो 1 से 0 की तरफ डिक्रीज कर रहा है, तो डिक्रीज करेगा। फिर अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट को अगर देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू फिर से हमारा डिक्रीज कर रहा है 0 to -1। और फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है वो -1 से 0 की तरफ इंक्रीज कर रहा है। सो इस टाइप का नेचर होगा। अगर आप डिफरेंट एंगल्स को अगर पुट कीजिएगा अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन या साइन में ही अगर पुट कीजिए तो आप इस टाइप का वेरिएशन देखिएगा। तो इस टाइप का जो नेचर होगा कर्व का वो साइन कर्व का है। यानी साइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्ट होगा। आप एंगल को और भी बढ़ा सकते हैं या एंगल को 0 डिग्री से और बिलो भी कर सकते हैं, लेकिन नेचर जस्ट लाइक ऐसा ही होता रहेगा। यानी जस्ट हम ऐसे कह दें कि अगर कोई साइन कर्व है तो साइन कर्व इस टाइप के वेरिएशन को फॉलो करते रहेगा। ठीक है, जहां पर मान लेते हैं कि ये पार्टिकुलर हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टर्म को अगर देखें कॉस का ग्राफ, तो कॉस के ग्राफ को भी फिर से उसी टाइप के वेरिएशन से अगर समझें, कॉस के ग्राफ को फिर से उसी टाइप के वेरिएशन से समझें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू यानी कहने का मतलब एक्स का वैल्यू
कॉस का जो वैल्यू हमारा था वो 1 से 0 की तरफ डिक्रीज कर रहा था फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू जो है वो डिक्रीज कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो कर्व का नेचर कुछ इस टाइप से। इसके बाद सेकेंड क्वाड्रेंट में फिर से वैल्यू हमारा 0 टू -1 डिक्रीज किया, 0 टू -1 डिक्रीज किया। थर्ड क्वाड्रेंट में -1 से 0 की तरफ हमारा -1 से 0 यानी इंक्रीज कर रहा है। और नेक्स्ट फोर्थ क्वाड्रेंट में 0 से 1 की तरफ वैल्यू का इंक्रीज होना। तो इस टाइप का जो नेचर होगा वो कॉस कर्व का होगा। यानी साइन और कॉस में अगर हम देखें तो जो मैक्सिमम वैल्यू हमारा कॉस का जो है वो 0 डिग्री पर है और साइन में 0 डिग्री पर उसका वो मिनिमम वैल्यू यानी 0 है, अगर हम पॉजिटिव पार्ट को अगर समझते हैं तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर सिमिलरली अगर हम tan के कर्व को अगर देखें, tan के कर्व को अगर देखें और फिर से उसी टर्म का इस्तेमाल आप लोग कीजिए कि tan का कर्व जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा इंक्रीज कर रहा है 0 से इंफिनिटी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर 0 से इंफिनिटी अगर इंक्रीज करता है, 0 से इंफिनिटी इंक्रीज करता है, तो इंफिनिटी का कोई इंफिनिटी किसी वैल्यू को तो रिप्रेजेंट करता नहीं है। सो इंफिनिटी के पास हम इस टाइप के एरो टाइप का एक सिंबल बना देंगे। ठीक है, नेक्स्ट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा वैल्यू जो है वो 0 से इंफिनिटी तक इंक्रीज कर रहा है। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है वो -इंफिनिटी टू 0 है। तो -इंफिनिटी टू 0 यानी -इंफिनिटी टू 0 जो वैल्यू इंक्रीज किया, -इंफिनिटी टू 0। और फिर थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बोलें तो फिर से वैल्यू हमारा 0 से इंफिनिटी की तरफ इंक्रीज कर रहा है, यानी इस टाइप का नेचर बनता जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर हम बोलें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से वैल्यू हमारा -इंफिनिटी से 0 की तरफ वैल्यू इंक्रीज कर रहा है, यानी ये हुआ हमारा tan का कर्व। और जितना भी हम बता रहे हैं बस यहाँ पर हम नेचर को शो कर रहे हैं। इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको मैंने इंस्ट्रक्ट कर दिया कि डिफरेंट एंगल लीजिए, डिफरेंट क्वाड्रेंट का इस्तेमाल से हर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू निकालिए। अगर उसमें अगर दिक्कत है तो मेरे लास्ट वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कॉट के टर्म को। कॉट के टर्म को अगर देखें तो बार बार आप उसी लिस्ट को देखिएगा जहां पर मैंने वेरिएशंस को बताया है। तो कॉट का वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंफिनिटी टू जीरो डिक्रीज कर रहा है। इंफिनिटी टू जीरो हमारा, तो इंफिनिटी टू जीरो कहने का मतलब वैल्यू का डिक्रीज होना। तो इंफिनिटी से जीरो होने का मतलब कि ये वैल्यू इस टाइप से जीरो के पास डिक्रीज होगा। इस क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारा क्या हुआ, डिक्रीज किया। नेक्स्ट क्वाड्रेंट को अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वाड्रेंट वाले पार्ट को अगर देखें तो इस क्वाड्रेंट में वैल्यू जो है वो जीरो से माइनस इंफिनिटी की तरफ डिक्रीज करता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, यानी कि फिर से ये वैल्यू जो होगा वो इस टाइप से डिक्रीज करेगा। ये हमारा हुआ सेकेंड क्वाड्रेंट का पार्ट। थर्ड क्वाड्रेंट के पार्ट को अगर समझें तो फिर से इंफिनिटी, ठीक है, इंफिनिटी से जीरो की तरफ डिक्रीज करना, तो इंफिनिटी से जीरो की तरफ डिक्रीज करना। और फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें तो जीरो से इंफिनिटी माइनस साइड का, यानी जीरो टू माइनस इंफिनिटी, यानी ये कर्व का डिक्रीज करना। तो इस टाइप का नेचर होगा कॉट के कर्व का। चलिए नेक्स्ट अगर आते हैं सेक वाले कर्व में। सेक वाले कर्व में हमने बताया कि सेक का कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज करता है, कहां से कहां तक, तो 1 से इंफिनिटी। तो 1 से इंफिनिटी इंक्रीज करना यानी मिनिमम वैल्यू इसका 1 है और अप टू इंफिनिटी तक ये इंक्रीज किया, अप टू इंफिनिटी तक ये इंक्रीज किया। नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो सेकेंड क्वाड्रेंट में सेक का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से -1, माइनस इंफिनिटी से -1 इंक्रीज कर रहा है। तो माइनस इंफिनिटी टू -1 ये इंक्रीज किया। नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में अगर देखें तो ये -1 से
माइनस इन्फिनिटी डिक्रीज कर रहा है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैं फिर से बोलूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन ये डिक्रीज कर रहा है इन्फिनिटी से 1 की तरफ। तो इन्फिनिटी से 1 तो इन्फिनिटी इधर की तरफ, इन्फिनिटी से 1 की तरफ ये हमारा वैल्यू क्या हुआ, तो डिक्रीज हुआ। यानी जस्ट अगर इस टाइप के कर्व को देखें, अगर आगे अगर प्रोसीड करते तो ये अगले 90 डिग्री में इस टाइप का टर्म बनाता। यानी इस टाइप का वेरिएशन हमारा सेक के कर्व का होता है। ठीक है, लास्ट कर्व हम लोग देखें कॉसेक एक्स। कॉसेक के कर्व को अगर देखें तो कॉसेक का भी वेरिएशन जो होगा वो जस्ट लाइक अ सेक जैसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा वेरिएशन के साथ कि कॉसेक का जो कर्व होता है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इन्फिनिटी टू 1 डिक्रीज करता है, इन्फिनिटी टू 1 डिक्रीज करता है। तो इन्फिनिटी टू 1 डिक्रीज करने का मतलब इस टाइप का टर्म, इस टाइप का टर्म, यानी यहाँ इन्फिनिटी और ये 1 तक हमारा डिक्रीज किया, 1 तक हमारा डिक्रीज किया। नेक्स्ट अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में बोलें तो ये वैल्यू 1 से इंफिनिटी की तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो 1 से इंफिनिटी की तरफ इंक्रीज करना मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में इस टाइप का टर्म। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर बोलें तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक का वैल्यू जो है वो माइनस इन्फिनिटी टू -1 हमारा इंक्रीज करता है। तो माइनस इन्फिनिटी टू -1 एरो क्यों बना रहे हैं कि बस वो माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी को शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखें तो इसका वैल्यू अगेन -1 से माइनस इन्फिनिटी तक ये डिक्रीज करता है। सो कह सकते हैं कि कॉसेक का वैल्यू का, कॉसेक का जो कर्व होगा वो कुछ इस टाइप के नेचर का होगा। ठीक है, तो अगर हम सभी कर्व को अगर देखें, सभी कर्व को अगर देखें जिसमें आपने देखा कि साइन का अगर कर्व को हम गौर करें तो साइन का कर्व हर 0 डिग्री पर साइन का वैल्यू 0 वैल्यू दे रहा था। अगर 180 को देखें तो वो 0 वैल्यू दे रहा है। ठीक है, यानी ऐसे अगर हम कर्व को और कुछ एंगल तक अगर एक्सीड करें तो हम ये देखेंगे क्या कि साइन का कर्व हर 180 के मल्टीपल पर, हर 180 डिग्री के मल्टीपल पर, यानी मल्टीपल नेगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, या हमारा पॉजिटिव पार्ट हो सकता है, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल, कोई भी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 180 के लिए अगर देखें तो साइन का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। कॉस के कर्व को अगर देखें तो कॉस का वैल्यू 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर, यानी π/2 पर और 3π/2 पर उसका वैल्यू 0 हुआ। और वहां पर हम लोग अगर और वैल्यूज को अगर बढ़ाएं तो किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, यानी कहने का मतलब π/2, 3π/2, तो आपका 5π/2, 7π/2 या नेगेटिव साइड में चले जाए। ठीक है, वहां पर कॉस का वैल्यू ऑलवेज 0 होगा। तो अगर हम सभी कर्व से अगर हम लोग टर्म को अगर समझें, यानी कि हम बोल सकते हैं कि उसके अगर डोमेन और रेंज को अगर हम समझें, डोमेन और रेंज को अगर हम गौर करें, अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में जो भी हम वैल्यू पुट करते हैं वो वैल्यू पुट करने पर हमेशा मेरा रिजल्ट एक डिफाइंड हो, और रियल वैल्यूज तो ऑलवेज हमारा हर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस का होता है। ये बात मैं लास्ट वीडियो में भी बोल दिया हूं। तो अनडिफाइंड कौन कौन से वैल्यू पर हो सकता है, उस वैल्यू को छोड़कर हम किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस में वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे ग्राफ के अनुसार हम कह सकते हैं कि साइन का वैल्यू जो है, जो बात अभी बोले कि 180 के मल्टीपल पर साइन का वैल्यू ऑलवेज 0 के बराबर होगा, और ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री पर कॉस का वैल्यू जो होगा ऑलवेज 0 के बराबर होगा। इसी तरीके से अगर हम अदर ट्रिगोनोमेट्रिकल टर्म को साइन कॉस के साथ जोड़कर समझें तो कॉसेक का वैल्यू 1/sin, और साइन का वैल्यू 0 हो सकता है n पाई पर, और 1/0 एक अनडिफाइंड वैल्यू कंटेन करता है। सो हम x का कोई भी ऐसा वैल्यू नहीं पुट करें, अगर x के वैल्यू को अगर मींस n पाई, जहां पर n क्या है तो कोई भी इंटीजर, ठीक है, नेगेटिव, 0, पॉजिटिव, एनीथिंग, एनी इंटीजर, अगर हम 180 के मल्टीपल को छोड़कर बाद बाकी कोई भी वैल्यू अगर हम यहाँ पुट करें x के जगह पर तो हमारा कॉसेक हमेशा डिफाइंड होगा। यानी इस वैल्यू को हम नहीं पुट कर सकते हैं अगर डिफाइंड वैल्यू हमको चाहिए तो। सिमिलरली सेक वाले टर्म को देखें तो 1/cos,
जो कि कॉस का वैल्यू डिनोमिनेटर में है जो कि 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और 0 ये किस वैल्यू पर होता है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 को छोड़कर हम x के किसी भी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं, जिस पार्ट को हम कह सकते हैं कि हम यहाँ डोमेन पोर्शन को देख रहे हैं। नेक्स्ट tan वाले टर्म को देखें तो tan में भी साइन बाई कॉस, जैसा जैसा सेक में देखा गया कि कॉस डिनोमिनेटर था, वैसे ही tan में भी कॉस डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर भी x का वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। और सिमिलरली अगर कॉट को देखें तो डिनोमिनेटर है साइन, और साइन कभी जीरो नहीं हो तो साइन जीरो होगा n पाई पर, तो अगर उस वैल्यू को अगर छोड़ दिया जाए तो बाद बाकी सभी वैल्यू पर, सभी एंगल पर हमेशा कॉट मेरा डिफाइंड वैल्यू होगा। सो हम लोग यहाँ पर अगर लिमिट वाले पोर्शन को अगर सोचें और साथ साथ में यहाँ पर जो भी लिमिटेशंस बताए, अगर सभी बातों को अगर सोचें तो हम डोमेन और रेंज के बारे में भी बोल सकते हैं कि साइन का वैल्यू जो होगा, साइन का वैल्यू -1 से +1 के बीच लाई करेगा, और हम x का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम कॉस वाले टर्म को देखें तो कॉस में भी हम x का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और इसका जो रेंज होगा वो -1 से +1 के बीच आएगा। सिमिलरली अगर कॉसेक वाले टर्म को अगर देखें तो कॉसेक वाले टर्म में हमने बताया कि कॉसेक का वैल्यू आइदर -1 से बराबर या -1 से छोटा होगा, या कॉसेक का वैल्यू जो होगा 1 के बराबर या 1 से एबव। ठीक है, साथ साथ में अगर इसके डोमेन के बारे में बोलें तो कॉसेक का वैल्यू जो होगा एनी वैल्यू ऑफ एक्स हो सकता है एक्सेप्ट एन पाई, एन पाई नहीं होना चाहिए। सिमिलरली सेक वाले टर्म को भी बोलें तो सेक का भी वैल्यू लेस देन होगा -1, लेस देन इक्वल टू होगा -1 के, और सेक आइदर सेक का वैल्यू लेस देन इक्वल टू -1 और सेक का वैल्यू मोर देन इक्वल टू +1। और उसके अगर डोमेन पोर्शन को अगर बोलें तो एनी वैल्यू ऑफ x पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी 2n+1 पाई बाई 2। सिमिलरली tan का भी वैसा ही बोलेंगे कि tan का जो अगर रेंज बोला जाए तो -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, और उसके अगर डोमेन पोर्शन को अगर बोलें तो एनी वैल्यू ऑफ x, एनी वैल्यू ऑफ x एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। सिमिलरली कॉट के अगर टर्म को बोलें तो इसका भी रेंज -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, और अगर इसके डोमेन पोर्शन को बोलें तो एनी वैल्यूज ऑफ x हम पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट n पाई। ठीक है, तो यहां तक हमारा ग्राफ और लिमिट्स या थोड़ा सा आइडिया आपको डोमेन का भी दिखा। ठीक है, डोमेन वाले के बारे में और डोमेन या रेंज के बारे में मैं और भी डिस्कस करूंगा जब मैं फंक्शंस का वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को ये टर्म समझ में आया होगा। अगला वीडियो हम एक्सरसाइज इस पर कुछ एग्जांपल्स का देंगे जो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 3.2 होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।